मैंने मेकअप किया और तैयार हुई और फिर चलती हुई इमरान अंकल के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। कान लगाकर आवाज़ सुनी तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि इमरान अंकल के कमरे में कोई नहीं था। मैंने सुख का सांस भरा। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया तो इमरान अंकल ने आकर दरवाज़ा खोला। मैं जैसे अंदर गई तो उसने कंडी लगा दी। मैं जाकर बैठ गई और फिर इमरान आहल भी आए, मेरे साथ बैठ लिए। मैं चुपचाप बैठी थी तो इमरान अंकल ने एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहने लगे, हाँ सारा सुनाओ, खुश होना और मुझसे नाराज तो नहीं होना। मैं मुस्कुराने लगी और कहा, मैं खुश हूं और आपसे भला क्यों नाराज होंगी। तो उन्होंने कहा, तुम जो दरवाजे पर आकर वापस जाती रही हो इसीलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। फिर इमरान अंकल मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और मेरी आंखें बंद होना शुरू हुए। मैं मदहोश होती जा रही थी। फिर इमरान ने मेरा सब कुछ चाट लिया और फिर उसने भी अपना सब कुछ चाट लिया और फिर उसने खेल शुरू किया। वो आराम से खेल रहा था और तरह तरह से मैं रही थी, क्योंकि वो था तो उसमें माहिर खिलाड़ी। उसे पता था कि मैं एक कमजोर लड़की हूं, मेरे साथ किस तरह खेलना चाहिए। मेरी आंखें बंद थीं और मैं महसूस कर रही थी जैसे मैं जन्नत के सैर कर रही हूं, और वाकई में मुझे महसूस हो गया था कि दानियाल से कहीं ज्यादा ताकतूर है इमरान, क्योंकि वो था ही 40 साल का। और आप तो सोचकर अंदाजा लगा लें कि जो 40 साल का बंदा होता है वो कितना तजर्बाकार और कितना ताकतूर, कितना समझदार होता है। उसे हर तरह पता होते हैं जिससे औरतें या लड़कियां मुत्तमतिया होती हैं, और वो भी इमरान मेरे साथ वही कर रहा था, लेकिन वो लगा हुआ था। हालांकि मेरा काम हो गया था मगर वो जोश में था। मेरी हालत जहर होती जा रही थी, लेकिन इमरान जरा भी मुझ पर तरस नहीं खा रहा था और बिलाखिर इमरान का काम भी तमाम हो गया और फिर वो भी लेट गया और मैं भी लेटी रही। इमरान मुझसे कहने लगा, सारा बताओ आपको कैसा लगा। मैंने कहा, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि किन अल्फाज में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इतना सुकून पहुंचाया। वाकई में दानियाल तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक दरख्त के पत्ते की तरह था, और आप तो कोई 100 साल पुराना दरख्त जैसा होता है वैसे लग रहे हैं। बेअंदाज़ा तो था कि आप मुझे अच्छी तरह खुश करेंगे, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से खुश करेंगे। इमरान कहने लगा कि सारा मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है। मैं जब भी अपनी बीवी के साथ करता हूँ, हम लोग पहले प्लान बनाकर फिर ये काम करते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा तो आप मुझे भी बता दें, मैं आपके साथ प्लान बना लूँ। इमरान अंकल कहने लगा, सारा अगर तुम्हारी अम्मी नहीं आती तो तुम मेरे पास आना, फिर पूरा प्लान बनाएंगे और मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि किस तरह करना है, और फिर तुम इन तरीकों को फॉलो करना और फिर देखना कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम मरते दम तक याद रखोगी, और फिर जिस बंदे के साथ भी तुम ये काम करोगी तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आएगा। मैंने कहा, अच्छा तो फिर मैं ज़रूर आऊँगी। इमरान कहने लगा, हाँ बस ये देख लेना कि तुम्हारी उम्मी ना आई हुई हो। मैंने कहा, हाँ मैं उम्मी को देख लूँगी, उम्मी नहीं आएगी। इमरान ने कहा, यह तो अच्छी बात है, वो आए ना तो मैं ठीक से तुम्हें खुश कर पाऊँ। इसके बाद इमरान कहने लगा कि सारा तुम चली जाओ, कहीं कोई उठ ना जाए और हम दोनों को एक साथ ना देख ले। तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। और फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और वो अपने कमरे में चले गए। फरीश हो कर वापस आई और सो गई। उठकर मैं तैयार होकर स्कूल का बैग उठाया और नाश्ता की मेज से आ गई। नसरीन ने नाश्ता लगाया हुआ था। मैंने नाश्ता किया और फिर अम्मी को खुदा हाफिज कहा, और फिर मैं बाहर गई तो इमरान गाड़ी के पास खड़ा था। इमरान बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। फिर इमरान भी मुझे लेकर स्कूल पहुंच गया। मेरे पेपर होने वाले थे। मैंने सोच लिया था कि पेपर जैसे सितम होंगे तो मैं फिर नहीं आउटिंग पर जाया करूंगी, कहीं गेस्ट हाउस में खेलेंगी और फिर कमरे में खेलेंगी। मेरी क्लास शुरू हो गई।
मैं अपनी किताब समेटकर बैग उठाकर बाहर आई तो अमरान मौजूद था। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। हम लोग रास्ते में थे, घर की तरफ आ रहे थे। अमरान मुझे कहने लगा, अच्छा बताओ सारा, तो फिर तुम मेरे रूम में आ रही हो? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ज़रूर आऊंगी, कि बस आप तैयार रहना और सारा प्लान मुझे बता देना कि किस तरह चल रहा है और क्या क्या करना है, और मुझे वो भी वाला सुकून मिलना चाहिए जो अपनी बीवी को पहुंचाते हैं। अमरान कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं उससे भी ज़्यादा सुकून दूंगा। और फिर हम लोग घर आ गए। घर आए, अबा भी घर आ गए थे। उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उम्मी से पूछा कि क्या हुआ। अब जल्दी पैसे फिर आ गए तो अम्मी कहने लगी कि उनका बीपी लो हो गया है और वो टेबलेट खाकर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। फिर मैं अपने रूम में आ गई, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया और फ्रेश होकर खाने की मेज़ पर आ गई। खाना खाकर अपने रूम में जाकर लेट गई। उठी तो अबा भी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। मैं भी उनके साथ बैठकर चाय पीने लगी। फिर मैं अबा के साथ बातचीत करने लगी। अबा ने कहा, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, टेबलेट खा ली थी, कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूं। हम सब ने मिल कर खाना खाया। सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर इंतजार करने लगी। किस्त नंबर 8। मैंने और अम्मी ने मिलकर खाना तैयार किया तो तब तक भाई भी घर आ चुके थे। अम्मी मुझे बार बार भाई की तरफ इशारा करती और बोलती, देख तो कैसे तुरशी नज़र से तुझे घूर रहा है मेरा बुच्चा। मैं चुप रही और अम्मी की इशारियाबाजी और बातों का कोई जवाब दिए बगैर बिना काम में लगी रही। फिर हम तीनों ने मिलकर खाना खाया तो अम्मी ने कहा, पिंकी तुम बर्तन धोकर सोना, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। और वहाँ से उठकर चली गई। अम्मी के जाने के बाद मैंने भी बर्तन उठा लिए और किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी कि तभी मुझे किसी के किचन में आने का एहसास हुआ। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा क्योंकि मैं समझ ही गई थी कि भाई ही होंगे। और वही थे। भाई ने आते ही मुझे हक कर लिया और बोले, क्या बात थी जान, SMS करके क्यों बुला रही थी मुझे? मैंने पीछे मुड़े बगैर ही आहिस्ता आवाज़ में कहा, आप कौन सा आ गए थे मेरे बुलाने से? भाई, ओहो, लगता है मेरी जान मुझसे नाराज़ हो गई। चलो यहाँ से मेरे रूम में, अभी मना लूँगा तुम्हें। मैं, नहीं भाई, मुझे नहीं जाना कहीं भी, और अभी अम्मी भी घर पर ही है, प्लीज़ आप जाओ यहाँ से, कहीं अम्मी ही ना आ जाए। भाई, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे कमरे में ना आई तो फिर मुझे आना होगा तुम्हारे रूम में। इतना बोलते ही भाई किचन से निकल गए और मैं काम ख़त्म करने लगी। काम ख़त्म करने के बाद मैं सोच में पड़ गई थी कि अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि भाई ने मुझे अपने रूम में आने के लिए कहा था, लेकिन मैं खुद से जाना नहीं चाहती थी। बात ये नहीं कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं भाई के रूम में जाऊं और भाई को पालूं, बस मुझे एक अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं भाई के रूम में जा ना सकी और अपने रूम में चली गई। रूम में आकर मैं नहा धोकर बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि क्या भाई आएगा मेरे रूम में, या फिर वो अपने रूम में ही बैठा मेरा इंतज़ार करता रहेगा। मुझे अपने बिस्तर पर लेटे हुए अभी कोई 15 मिनट ही हुए होंगे कि मेरे रूम का दरवाज़ा आराम से खुला और भाई मेरे रूम में आ गया। आते ही मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, पिंकी आई क्यों नहीं मेरे रूम में? मैं भाई को देखते ही उठकर बैठ गई और सिर झुका लिया, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं और बैठी अपने होंठ काटने लगी। तो भाई आगे आया और मेरे पास बैठ गया और मेरे कांधों पर हाथ रख दिए और बोला, देखो पिंकी, रात जो कुछ भी हुआ इसमें हम दोनों की मर्जी शामिल थी, तो फिर तुम क्यों इतना घबरा रही हो? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई, अच्छा जी, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है, बताओ तो जला। और इतना बोलते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं, बस भाई वैसे ही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपका सामना कैसे कर पाऊंगी। भाई, जैसे रात को मैंने तुम्हारा सामना किया था मेरी प्यारी बहन ने, बस ऐसे ही भाई को प्यार करती रहना पिंकी। मैं, भाई क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है? भाई, हाँ है, एक प्यारी सी और भोली सी लड़की है, दिल करता है कि मैं उसे खा जाऊं। मैं, भाई क्या वो आपको मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है? भाई ने मेरे सर को ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जान, मेरी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, तुम ही हो। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। इससे पहले कि हम उससे आगे बढ़ते तभी बाहर से अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि मुझे ही बुला रही थी। अम्मी की आवाज़ सुनते ही भाई जल्दी से मुझसे अलग हो गए, तो मैं भी बिस्तर से उठी और जी अम्मी
की आवाज़ देते हुए बाहर निकल गई। इस वक्त मुझे अम्मी पर इतना गुस्सा आया कि बता नहीं सकती। अम्मी नीचे अपने रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी। जैसे ही अम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी तो अम्मी हल्का सा मुस्कुरा दी और मेरे नज़दीक पहुंचते ही बोले, हाँ पिंकी, क्या हो रहा था ऊपर तेरे कमरे में? मैं समझ गई कि अम्मी ने भाई को ऊपर जाते हुए देख लिया होगा, क्योंकि मेरे रूम में झांकने की कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से अम्मी ने मुझे इस तरह आवाज़ देकर बुला लिया। मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, आपको तो सब पता ही है, फिर भी ना, और साथ ही हल्का सा हंस पड़ी। अम्मी, पिंकी ऐसा कर, सफियान को यहाँ अपने साथ इसके कमरे में ले आ, प्लीज़ मुझे भी देखना है। मैं, अम्मी प्लीज़, अभी नहीं बाद में, आप जो बोलोगी मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी हमें मेरे रूम में ही रहने दो। अम्मी मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गईं और फिर हाँ में सर हिला दिया और बोले, चल ठीक है, जा, तू भी क्या याद करेगी। अम्मी की इजाज़त मिलते ही मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी और रूम में दाखिल होते ही दरवाजे को लॉक कर दिया। भाई के पास चली गई, जो कि अभी तक बिस्तर पर लेटा हुआ था और अब मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं अब बिस्तर के पास खड़ी भाई को ही देखे जा रही थी कि तभी भाई थोड़ा सा ऊपर उठे और मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ देर तक हम दोनों बहन भाई एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कुछ देर बाद मैं जाने लगी तो भाई ने कहा, पिंकी प्लीज़ रुको, कुछ देर तक यहाँ मेरे पास ही लेटो। मैं, ऐसे ही नहीं भाई, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, अभी मुझे जाने दो, रात को मैं जितनी देर कहोगे आपके पास ही रहूंगी। भाई, अच्छा ऐसा करो, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। मैं, क्यों भाई, अब क्या बातें रह गई हैं आपकी? भाई, तुम आओ पर सही, फिर बताऊंगा। और इतना बोलते ही मुझे वॉशरूम की तरफ धकेल दिया। मैं चुपचाप नहाने लगी, लेकिन मेरा दिमाग भाई की तरफ ही लगा हुआ था कि पता नहीं भाई अब कौन सी बातें करना चाहता है मेरे साथ। जब मैं नहाकर बाहर आई तो भाई ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठा लिया। मैं, जी भाई, अब बोलो, क्या बात करनी थी आपको? भाई थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर बोले, पिंकी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने भाई की बात सुनकर सिर झुका लिया और बोली, नहीं भाई, अगर होता तो क्या मैं आपके साथ ये सब। इतना बोलकर मैं चुप हो गई। भाई, हाँ ये भी सच है, लेकिन पिंकी तुमने इस सब के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों किया? तुम खूबसूरत हो, जिसकी तरफ भी हाथ बढ़ाती कोई तुम्हें मना नहीं करता, और वैसे भी आजकल ये आम सी बात हो गई है। मैं, भाई मुझे डर लगता था कि कहीं कोई मेरा गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए नहीं किसी के साथ भी, लेकिन आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे अपनी जान से लगा कर रखोगे, दूर ही तो नहीं कर सकते ना, आखिर मैं आपकी इज्जत हूं। थोड़ा मुस्कुराकर बोली, भाई हाँ ये तो तुमने सच कहा, भला मेरे होते मेरी बहन की इज्जत कोई और खराब कर सकता है? मैं ना, आप खुद ही खराब कर लो। भाई, लेकिन पिंकी घर में काशिफ भी तो है, तुमने उसको क्यों नहीं अपनी तरफ माइल किया? मैं, भाई सच बताऊं या झूठ? भाई, देखो पिंकी, अब हमारे बीच कुछ भी छिपा हुआ तो है नहीं, इसलिए जो सच है वही बता दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, भाई असल में ना मैंने एक दिन काशिफ को देख लिया था, जिसे देखकर मैं डर गई थी और हिम्मत ही नहीं हुई इसके साथ कुछ करने की। भाई, क्यों, क्या उसका सामान इतना ही मजबूत है क्या? मैं, भाई आपका सामान तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, कसम से, अगर मैं काशिफ के साथ करती तो मर चुकी होती। भाई, चलो अच्छा है, अब तुम इसके साथ तो नहीं करोगी, मेरी ही बन के रहोगी। मैं, भाई मैं तो आप ही क्यों, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि एक बार काशिफ को भी ट्राई करूं। भाई मेरी बात सुनकर कुछ देर तक मुझे घूरते रहे और फिर ठंडी सांस भरकर बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, और हाँ अगर मेरी किसी काम में मदद चाहिए हो तो बता देना, ओके? मैंने हाँ में सर हिलाया तो भाई उठकर मेरे सर पर एक पीपी करके कमरे से निकल गए। भाई के जाने के कुछ देर बाद मैं भी रूम से बाहर आ गई और बैठकर टीवी देखने लगी कि तभी अम्मी भी आ गई और आते ही बोले, क्या हो रहा है? मैं, कुछ नहीं अम्मी, बस टीवी देख रही हूँ। अच्छा, ये बता कि कब मुझे दिखा रही है? मैं अम्मी की बात समझ गई, लेकिन अनजान बनते हुए कहा, क्या देखना है अम्मी, बताओ मैं लगा देती हूँ। ज्यादा चालाक मत बन बैठी, मैं माँ हूँ तेरी, और ये बता कि कब तू मुझे अपने भाई के साथ करते हुए दिखा रही है? दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 9 में। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां कटिंग के बगैर घर की या बाहर की खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें, आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी। मेरा नाम रियान है और मैं पंजाब के एक आम मोहल्ले में रहता हूँ। जिंदगी यहाँ सादा मगर पुरसुकून थी, लेकिन जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोई फर्जी किस्सा नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है जो मुझे कई साल तक बेचैन रख गया। ये वाकया तकरीबन 7 साल पुराना है और इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी। दिल नादान और ज़हन हर वक्त किसी नए तजर्बे की तलाश में भटक रहा था। हमारे मोहल्ले में ज़िंदगी आसान थी और सब एक दूसरे को जानते पहचानते थे,
लेकिन वक्त के साथ कुछ नए लोग भी आकर आबाद हो जाते हैं। उन्हीं दिनों एक नई फैमिली हमारे मोहल्ले में किराए पर मुंतकिल हुई। इब्तिदाई दिनों से ही वो खानदान मुझे अपनी तरफ मतवजा करने लगा। घर में एक माँ, एक बाप और 3 बहन भाई थे। उनका बड़ा बेटा फहाद मेरी उम्र का लगता था। पहली बार जब मैंने फहाद को देखा, वो मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान खरीद कर वापस जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये लड़का अगर मेरा दोस्त बन जाए तो अच्छा रहेगा। फहाद के चलने के अंदाज में एक अलग सा एतमाद था। मैंने आगे बढ़कर उसे सलाम किया। इब्तदा में वे हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। यूं हमारी बातचीत शुरू हुई। कुछ दिनों में ही फहाद और मेरी दोस्ती मजबूत हो गई। वो सीधा सादा और खरा मिजाज रखता था। दिल में कोई खोट नहीं था। मैं अक्सर उसके घर जाने लगा। शुरू में तो सिर्फ उसकी माँ के सामने बैठकर बातें करता, कभी चाय पी लेता और कभी हंसी मजाक होता। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस घर को अपना दूसरा घर बना लिया। फहाद की 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम नादिया था, तकरीबन 25 साल की, शादीशुदा मगर तलाक याफ्ता और वालिदीन के साथ रहती थी। इसके चेहरे पर एक संजीदगी थी, लेकिन कभी कभार उसकी आंखों में ऐसी चमक दिखाई देती जो मेरे दिल को हिला देती। दूसरी बहन का नाम हिना था, जो मुझसे 1 साल छोटी और कॉलेज में पढ़ती थी। इसकी बातों में एक मखसूस नरमी और शौकी थी, जिससे मेरा दिल अक्सर बेकाबू हो जाता। मैं अक्सर हिना को छत पर कपड़े सिखाते, सहन में झाड़ू लगाते या दूसरे काम करते हुए देखता, और हर बार दिल की धड़कन तेज हो जाती। मैं जानता था कि फहाद मेरा दोस्त है और उसके घर आना जाना मेरे लिए आसान है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ख्वाहिश जाग रही थी कि शायद दोनों बहनों से भी बातचीत हो जाए। एक दिन फहाद शहर से बाहर गया हुआ था और मुझे मालूम हुआ कि वो 2 दिन बाद वापस आएगा। शाम के वक्त दिल चाहा कि उसके घर जाऊं। दरवाज़ा बजाया तो सामने नादिया थी। वो हल्का सा लांग सूट पहने, बाल खुले और होंठों पर हल्की मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख रही थी। उसने कहा, हाँ रयान, फहाद तो बाहर गया है, अंदर आओ बैठो। मैं अंदर गया और कमरे में बैठ गया। खुशबू हल्की सी थी जो शायद नादिया के आने से फैल रही थी। दिल में घबराहट थी, मगर चेहरे पर आम सी मुस्कुराहट रखी। हमने इब्तिदा में आम बातें की, फिर फहाद के बारे में पूछने लगा। नादिया बड़े सुकून से बात कर रही थी, लेकिन अंदाज में वो नरमी और कशिश थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ देर बाद उसने मुझे गिलास में कोका कोला दी। जब मैंने गिलास पकड़ा, इसकी अंगुलियां मेरे हाथ को छू गईं। बस ये छोटा सा लम्स मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा। मैंने नजरें झुका लें, मगर अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। महसूस हुआ कि वो बार बार मेरी तरफ देखती है और एक लम्हे में आंख मारकर ऐसा इशारा दिया जैसे कह रही हो, मैं सब समझ रही हूं। ये लम्हा मेरे लिए बहुत खास था। दिल में यकीन जागा कि नादिया सिर्फ ज़ाहिरी संजीदगी नहीं रखती, बल्कि अंदर से भी चाहती है कि कोई उसे समझे और बात करे। वक्त गुजरता रहा और मैं बार बार सोचता कि शायद ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी है जो छिपा हुआ है। रात को नादिया का पैगाम आया, अगर दोस्ती पकड़ी करना चाहते हो तो कभी कभार मुलाकात ज़रूरी होगी, वक्त का ख्याल रखना। मैं हैरान भी हुआ और खुश भी। अगले दिन जब मैं फहाद के घर गया, हिना ने मुझे अजीब अंदाज में देखा, जैसे जानती हो कि मैं और नादिया के दरमियान कुछ चल रहा है। मैंने उस वक्त कोई बात नहीं की, लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये कहानी अब सिर्फ नादिया तक महदूद नहीं रही। यहाँ से मेरी अंदरूनी बेचैनी और तजस्सुस बढ़ गया। नादिया ने अगली रात फिर से पैगाम भेजा, कल शाम आओ, फहाद और वालिदीन नहीं होंगे, हिना अपने कमरे में होगी, कोई देखने वाला नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कई बार सोचा जाना चाहिए या नहीं, लेकिन तजस्सुस ने हर खौफ को दबा दिया। अगली शाम जब मैं फहाद के घर पहुंचा तो दिल अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस से भर गया था। नादिया ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में वही चमक थी और होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी जो दिल को बहा ले जाती थी। आओ रियान, इंतज़ार कर रही थी। अंदर आओ,
उसने कहा। कमरे का माहौल मुख्तलिफ लग रहा था। पर्दे आधे खुले थे और रोशनी मध्यम रखी गई थी, जैसे कोई खास लम्हा पैदा करने के लिए तरतीब दी गई हो। नादिया ने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। कुछ लम्हे हम खामोश रहे। फिर उसने संजीदगी से बात शुरू की। रयान, तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत दुख हैं। लोग मुझे तलाक याफ्ता कहकर अजीब नजरें डालते हैं, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे लगता है कि शायद मैं फिर से मुस्कुरा सकती हूं। इसके अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गया। पहली बार नादिया ने इतना खुले अंदाज में अपने दिल की बात की थी। मैंने कहा, नादिया, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा राजदार भी हूं और दोस्त भी। जो वक्त हम गुजारते हैं वो मुझे भी सुकून देता है। इसका चेहरा इत्मीनान से भर गया। वो करीब आ गई और मेरी आंखों में देखने लगी। नजरें इतनी गहरी थीं कि मैं खुद को इनमें खो बैठा। वक्त जैसे थम सा गया और लम्हा बढ़ रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन अंदर आने वाली कोई और नहीं बल्कि हेना थी। उसके हाथ में किताब थी। शायद पढ़ने आई थी, लेकिन हमें देखकर रक गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अब सब बगड़ जाएगा। लेकिन नादिया जरा भी नहीं घबरा रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, आओ हेना, तुम तो जानती हो रियान हमारा दोस्त है। हिना की मुस्कुराहट में शरारत थी और सवाल भी छिपा हुआ। वो कुर्सी खींच कर हमारे पास बैठ गई और कहा, काफी दिनों से देख रही हूं कि तुम दोनों में कुछ अलग सा चल रहा है, लेकिन मुझे बाहर क्यों रखा जा रहा है? ये सुन कर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नादिया ने बड़े सुकून से कहा, ये सब कोई खेल नहीं। रयान मेरा दोस्त है और मैं चाहती हूं कि तुम भी उसे समझो। हिना ने मेरी तरफ देखा, फिर हंसते हुए कहा, समझ तो मैं कब से रही हूं, लेकिन रयान, तुम्हें ज्यादा अच्छा कौन लगता है, मेरी बहन या मैं? इस सवाल ने मेरे दिल में जलजला बपा कर दिया। मैंने दोनों बहनों को देखा। नादिया की आंखों में गहरी संजीदगी थी, जबकि हैना की आंखों में शरारत और तौक़ा थी। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम दोनों अपनी जगह खास हो। नादिया संजीदा है, दिल को सुकून देती है, और हैना तुम जिंदगी में खुशबू ले आती हो। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े, जैसे ये जवाब ही वो था जिसकी वो तवक्का कर रही थीं। इस शाम हम तीनों देर तक बातें करते रहे। कभी मजाक हंसी की तरफ मड़ता, कभी संजीदा लम्हों की तरफ। लेकिन एक बात तय थी, ये खेल सिर्फ नादिया और मेरे दरमियान नहीं रहा, हैना भी अब उसमें शरीक हो गई थी। वक्त गुजरता गया और मेरी आने जाने की आदत बढ़ गई। कभी मैं नादिया के साथ बावर्ची खाने में बैठकर बातें करता, कभी हिना मुझे सहन में रोक लेती। दोनों बहनों के अंदाज अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही मुझे अपनी तरफ खींच रही थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि फहाद शहर गया हुआ था और वालिदैन भी अजीजों के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ नादिया और हिना थीं। मैं हसब मामूल शाम को गया। हिना ने कहा, रियान, आज तुम्हारे बगैर शाम अधूरी थी। मैं हैरान रह गया। उसके अल्फाज दिल पर सीधे लगे। नादिया फौरन बोली, हिना, फजूल बातें मत करो। लेकिन मैंने पहली बार महसूस किया कि हिना सिर्फ मजाक नहीं कर रही, बल्कि वाकई चाहती है कि मैं उसके करीब रहूं। आसी दौरान नादिया भी दरवाजे से हमें देख रही थी। इसकी आंखों में अजीब सख्ती और दुख था, जैसे ये मंजर उसे पसंद न आया हो। मैं फौरन हिना से इजाजत लेकर नादिया के पास गया। तुम परेशान लग रही हो, मैंने कहा। नादिया ने नजरें झुका लें और कहा, रियान, समझो हिना अभी छोटी है, वो खेल रही है, लेकिन मैं दिल से तुम्हें चाहने लगी हूं। मैं सकते में रह गया। पहली बार नादिया ने आतिराफ क्या कि वो मुझे चाहती है। मैंने कहा, नादिया, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये लम्हा हमारे दरमियान खामोश वादे में बदल गया। लेकिन इसी लम्हे हैना ने बाहर से आकर कहा, बहन, ये सब तुमसे छिपाओगी? मैं सब समझ रही हूं, लेकिन रियान मेरे भी दोस्त हैं। कमरे में अजीब सा तनाव फैल गया। मैं समझ गया कि ये खेल अब दो बहनों के दरमियान मुकाबले में बदल चुका है। रात को जब मैं वापस आया, दिल में तूफान सा था।
एक तरफ नादिया थी जो संजीदा और गहरी थी, दूसरी तरफ हिना थी जो शौक और बेबाक थी। दोनों मुझे अपनी कशिश में जकड़ चुकी थीं और मैं इन दोनों के जाल में फंस रहा था। अगले दिन जब मैं दोबारा फुहाद के घर गया तो माहौल बदल गया लग रहा था। नादिया आम दिनों से ज्यादा खामोश थी। इसकी मुस्कुराहट में सुकून नहीं था और हिना हसब आदत शौक और शरारती थी। दोनों बहनों के दरमियान खामोश जंग जारी थी और मैं उसका मरकज बन चुका था। कुछ दिन यूं ही गुजरे। मैं कभी नादिया के साथ वक्त गुजारता, कभी हिना के साथ। हर मुलाकात के बाद दिल में एक अजीब बेसुकूनी रह जाती। एक तरफ नादिया की संजीदगी और आतिमाद मुझे सुकून देता, दूसरी तरफ हिना की शोखी, तबीयत और जिंदगी की खुशबू मुझे मसरूर कर देती। मैं खुद से सवाल करता, क्या वाकई में दोनों के साथ यकसां ताल्लुक़ रख सकता हूं या फिर किसी एक का इंतखाब करना ही पड़ेगा? ये सोच मेरे दिल को काट रही थी। एक दिन फहाद अचानक वापस आ गया। इसकी वापसी ने जैसे सब कुछ बदल दिया। अब मेरा उसके घर आना जाना भी कम हो गया, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ती गई। मैं रोज़ाना मौके ढूंढता कि किसी न किसी तरह नादिया और हिना दोनों से मुलाकात हो जाए। एक शाम फहाद शहर गया हुआ था और वालदेन अजीज़ों के यहाँ गए हुए थे। मैं फ़ौरन मौके गनीमत जाना समझा और उनके घर पहुंच गया। दरवाज़ा हिना ने खोला। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो मुझे सहन में बैठा गई और देर तक बातें हुईं। कुछ देर बाद नादिया भी आ गई। दोनों बहनें मेरे सामने बैठी थीं। कमरे में खामोशी छा गई और माहौल में अजीब कशिश महसूस हो रही थी। हिना ने हिंसते हुए कहा, रियान, आज फैसला कर लो, दिल के करीब ज्यादा कौन है, मैं या नादिया? ये सवाल मेरे दिल पर तीर की तरह लगा। मैंने नादिया की तरफ देखा। वो खामोश बैठी थी, लेकिन आंखों में आंसू तैर रहे थे। फिर हिना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ज़द और शोखी थी। दिल पर भारी बोझ था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों मेरे लिए अलग अलग अहम हो। नादिया मुझे सुकून देती है और हिना जिंदगी में खुशबू ले आती है, लेकिन मैं किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकता, क्योंकि उससे दूसरी का दिल टूट जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये अल्फाज सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। नादिया ने आहिस्ता से कहा, रियान, कभी कभी किसी को पाने के बजाय छोड़ देना बेहतर होता है। शायद हमारी किस्मत में ये नहीं लिखा। ये कहकर वो उठ गई और कमरे से बाहर चली गई। हिना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रियान, तुमने हमें खो दिया। मैंने सोचा था कि तुम हमारे साथ खड़े रहोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं चुना। मैं इकला रह गया। दिल पर बोझ महसूस हो रहा था। समझ गया कि मेरी खामोशी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं हिम्मत करके किसी एक का इंतखाब करता तो शायद कहानी और अंजाम मुख्तलिफ हो। मेरा नाम यासिर है और मैं रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन का रहने वाला हूँ। मेरी जिंदगी का धारा तो बिलोमूम पुरस्कून ही बहता था, मगर दोस्तों की महफिलें, हंसी मजाक के वो शौरीले लम्हे और पुरानी शरारतों की यादें ही थीं जो जिंदगी के तारुपूद में रंग भरती रहीं। इन्हीं यादों के धनी में एक नाम मेरे करीबी दोस्त काशिफ का भी था। काशिफ मेरे साथ बचपन ही से वाबस्ता था। हम दोनों एक ही मोहल्ले की गलियों में पले बढ़े थे। अकठे पढ़े, अकठे खेले और अकठे ही जिंदगी के नशीबो फराज देखे थे। हमारी दोस्ती इस कदर गहरी थी कि एक दूसरे के घर आना जाना हमारे लिए अपने ही घर के आने जाने जैसा था। मैं उसके घर इस कदर घिला मिला था कि उसकी बहनें भी मुझे महज भाई का दोस्त ही नहीं, बल्कि घर का एक फर्द समझती थीं। काशिफ की माँ थी नीलम। वो ज़ाहिरी तौर पर सख्त मिजाज और देहाती अदा लिए एक औरत थीं, मगर अंदर से निहायत हसास और जज्बात से लबरेज थीं। दरअसल वो ज़्यादातर वक्त अपने गांव ही में गुजारती थीं, जहां उनके शौहर रहते थे। गांव चक्री के करीब था। रावलपिंडी से ज़्यादा दूर भी नहीं, मगर वो बसा औकात वहीं रहते और कभी कभार ही शहर आती थीं। यही वजह थी कि मेरा उनसे कभी ज़्यादा मेल जोल नहीं रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि काशिफ और उसका सारा खानदान गांव जाने की तैयारियों में मसरूफ था। इन्हें एक हफ्ते के लिए गांव जाना था और घर को ताला लगाकर खाली छोड़ना था। रवांगी से पहले काशिफ ने मुझसे कहा, यासर भाई, घर की चाबियां तुम रख लो, कोई ज़रूरत पड़े तो देख लेना। मैंने हंसकर जवाब दिया, यार फिक्र न करो, सब ख्याल रखूंगा। उसी दिन शाम ढले।
अचानक मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। रिसीव करते ही दूसरी तरफ काशिफ था। इसकी आवाज़ भारी और परेशान कुन थी। यासिर, उम्मी रावलपिंडी आ रही हैं, ज़रा उनको चाबियां दे देना और खाने पीने का भी कुछ इंतज़ाम कर देना। मैं हैरान हुआ, क्या हुआ? तुम लोग तो सब गांव गए हुए थे। वो बोला, यार घर जाके सब झगड़ा हो गया, उम्मी नाराज़ होकर वापस आ रही हैं, बस तुम उनको चाबियां दे देना, बाकी सब बाद में बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा। करीबन आधे घंटे बाद एक और कॉल आई। इस बार नीलम आंटी की आवाज़ थी, भारी और सख्त लहजे में बोल रही थी, यासिर, मैं घर के बाहर खड़ी हूं, आओ और चाबियां दो। मैं फौरन उठा और 5 मिनट में ही काशिफ के घर के बाहर पहुंच गया। वहां एक लंबी दबंग सी औरत काली चादर ओढ़े खड़ी थी। वो वाकई नीलम आंटी थी। मैंने उन्हें सलाम किया और चाबी दी। दरवाज़ा खुला और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, बेटा, कुछ खाने पीने का ले आओ, आज बहुत थक गई हूं। मैंने कहा, जी आंटी, मैं अभी कुछ लेकर आता हूं। मैं बाहर गया और बिरयानी, नाश्ते का सामान यानी ब्रेड, जाम, मक्खन और दूध ले आया। वापस आकर जब मैंने बेल बजाई तो आंटी ने दरवाज़ा खोला। इस वक्त वो चादर उतार चुकी थीं और गर्मी के हल्के कपड़ों में थीं। लंबा कद, भरा हुआ जिस्म और चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। मैंने सामान टेबल पर रखा और जाने लगा तो आंटी बोलें, यासर, तुम भी खा लो, वैसे भी मैं अकेली हूं, तुम साथ रहोगे तो मेरा दिल लगा रहेगा। मैं रख गया। हम दोनों ने साथ खाना खाया। उनकी बातों में एक अलग सा धीमापन था। खाने के बाद उन्होंने चाय बनाई। हम सूफे पर बैठे चाय पीने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। मुझे पहली बार मौका मिला था नीलम आंटी से इतनी खुलकर बात करने का। पहले वो हमेशा सख्त रवैये की मालिक लगती थीं, लेकिन इस दिन उनके अंदाज में एक अजीब सी नरमी और खुलेपन की झलक थी। शायद गुस्से, थकन और तन्हाई ने उनके दिल को कुछ नरम कर दिया था। चाय पीते पीते उन्होंने अचानक सवाल किया, यासर, तुम सिगरेट पीते हो? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी आंटी, कभी कभी। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, और शराब? मैं हैरान हुआ और कहा, नहीं आंटी, वो तो कभी नहीं पी। वो खुलखलाकर हंसे, चलो आज मेरे साथ पीना। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आप शराब पीती हैं? वो बोले, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा शौहर और मैं दोनों मिलकर अक्सर पीते हैं, कभी कभी चरस भी। मैं सकते में आ गया। नीलम आंटी मेरे सामने एक नया रख ही दिखा रही थीं। वो किचन में गईं, अपने बैग से 2 व्हिस्की की बोतलें निकालें और गिलास ले आएं। एक गिलास मुझे थमाया और दूसरा खुद भरकर पीने लगें। पहले पहल मैंने हचकचाहट की, लेकिन फिर उनके इसरार पर थोड़ा सा पी लिया। आंटी का अंदाज बहुत प्रायतमाद था। वो मुसलसल व्हिस्की के घूंट भरती जा रही थीं और मुझसे भी कहती, ड्रू मत, पी लो, कुछ नहीं होता। हम दोनों ने काफ़ी देर बातें की। उन्होंने दिल के जख्म खोलने शुरू कर दिए। अपने शोहर की बेवफाई का जिक्र किया, घर की तलखियां, गांव की मुश्किलात, सब कुछ बयान कर डाला। मैं सुनता रहा और कभी कभार अपने ख्यालात भी शेयर करता। रात गए, हम दोनों टीवी लाउंज में आ गए। वहां जमीन पर बस्तर बिछा हुआ था। मैंने कहा, आंटी, आज यहीं सो जाऊं? वैसे भी देर हो गई है। वो बोले, हाँ बेटा, यहीं सो जाओ, मैं भी यहीं हूं। मैं एक तरफ लेट गया और आंटी दूसरी तरफ। व्हिस्की के नशे और रात की खामोशी ने माहौल को बोझल कर दिया था। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी। मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बोझल होने लगीं। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। रात के 1 बजे मेरी आंख खुली तो देखा कि नीलम आंटी मुझसे जड़कर सो रही थीं। इनका हाथ मेरे सीने पर था और टांग मेरे ऊपर। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं खामोशी से उठा, बाथरूम गया, वापस आया और फिर बस्तर पर लेट गया। लेकिन इस बार आंटी और भी करीब हो गईं। तनका लम्स और करबत मेरी नींद उड़ा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब इत्तेफाक है या फिर कोई इशारा। मैंने पहली बार उनको इस जाविये से देखा। एक बावकार, दबंग औरत जो बज़ाहिर सख्त मिजाज है, लेकिन अंदर से अकेली, जख्मी और जज्बात से ढाल, निशे में डूबी हुई। लेकिन फिर भी प्रक्षश आंटी के लम्स ने मेरे दिल में हलचल मचाई हुई थी। मेरा खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और हौसला बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में डर छिपा हुआ था। रात की खामोशी में सब कुछ बदल रहा था। रात की खामोशी ने जैसे सब आवाजें निगल ली थीं। नीलम आंटी मेरे और भी करीब हो गई थीं। इनका हाथ कभी मेरे सीने पर टकता तो कभी आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, मगर दिल जाग रहा था। आंटी की टांग मेरे ऊपर थी
और वो पूरी तरह बेखबर लग रही थीं, लेकिन उनके लम्स में एक अनजानी हरारत थी। मेरा दिल कह रहा था ये सब हादसाती नहीं, वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। कुछ लम्हे गुजरे तो उन्होंने धीरे से क्रोट बदली, मगर साथ ही उनका बाजू मेरे गले के करीब आ गया। अब इनका सांस मेरे चेहरे को छू रहा था। वो हस्की की खुशबू और उनके सांसों की गर्मी ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैं खामोश रहा, लेकिन अंदर एक जंग चल रही थी। डर और ख्वाहिश आमने सामने खड़े थे। आखिर मैंने खुद को संभालते हुए जरा सा हरकत की, जैसे करूट बदल रहा हूं। लेकिन आंटी और भी करीब हो गईं। उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, यासिर, तुम सो गए हो। मैं चौंक गया, सोचा शायद वो जाग रही हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, जी आंटी, नहीं, नींद नहीं आ रही। वो हंसें, लेकिन इस हंसी में एक थिकन, एक भारीपन था। बोलें, मुझे भी नींद नहीं आ रही, दिल बहुत बोझल है। मैंने कहा, फिक्र न करें आंटी, मैं हूं ना आपके पास, बात करें, दिल हल्का हो जाएगा। वो चुप हो गईं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलें, कभी कभी इंसान को अपने दिल का बोझ बांटने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। मैंने उनकी तरफ देखा। इनकी आंखों में वहस्की के असर से सरखी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब कशिश भी। वो आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन अल्फाज में बयान नहीं कर पा रही थीं। अचानक वो सीधी होकर बैठ गईं और बोलें, यासिर, तुम्हें डर नहीं लगता मेरे साथ यूं बैठकर? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आंटी, आप तो काशिफ की माँ हैं, लेकिन सच कहूं, मुझे आपसे डर नहीं लगता, बल्कि एक सुकून मिलता है। मेरे अल्फाज सुनकर वो खामोश हो गईं। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। फिर वो आहिस्ता से दोबारा लेट गईं। इस बार वो मेरे बिल्कुल साथ आ गईं। उनका बाजू मेरे गर्द आया। मैंने दिल ही दिल में कहा, अब ये सिर्फ इत्तिफाक नहीं रहा। मेरी धड़कन तेज थी। मैंने हिम्मत की और उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उन्होंने हाथ नहीं हटाया, बल्कि मेरी गिरफ्त को मजबूती से थाम लिया। इस एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। आंटी का बदन मेरे करीब था। इनकी कुर्बत मेरे हवास पर छा रही थी। मैंने पहली बार इतनी करीब से उनके चेहरे को देखा। झरियों के बावजूद उनके चेहरे पर एक अलग ही जाज़िबियत थी। एक बावकार औरत जो अपने अंदर हजारों कहानियां छिपाए बैठी थी। मैंने धीरे से कहा, आंटी, आप इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हैं आज? वो मुस्कुराएं। उनकी मुस्कुराहट में नशा, गम और एक अजीब सी खुशबू मिली हुई थी। बोलें, यासिर, ये सब बातें छोड़ो, मुझे बस तुमसे बात करके दिल हल्का लग रहा है। वक्त गुजरता गया, हमारी बातों का सिलसिला थम ना सका। कभी वो अपने गांव के किस्से सुनाते, कभी अपने शौहर की बेवफाई की बातें, कभी अपनी तन्हाई के गले शकवे। मैं सुनता रहा और उनकी आंखों में छिपी खाली जगह को महसूस करता रहा। निशे और तन्हाई के इम्तिजाज ने उनके लहजे को नर्म कर दिया था। वो सख्त गैर औरत जो हमेशा सबको डांटती थी, आज एक कमजोर और जज्बाती औरत की तरह लग रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और बोले, यासिर, तुम्हारी बातों में एक अजीब सुकून है। तुमसे दिल की बातें करके मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने उनके हाथ को थाम कर कहा, आंटी, आपको अकेलापन खा रहा है, लेकिन आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं। ये अल्फाज सुनते ही उनकी आंखों में नमी आ गई। वो लम्हा मेरे लिए बहुत गहरा था। मैंने महसूस किया कि उनके दिल में बरसों का बोझ था, जो आज पहली बार हल्का हो रहा था। आंटी ने आहिस्ता से सर मेरे कुंधे पर रख दिया। मैं खामोश हो गया। उनका सिर, इनका लम्स, उनकी कुर्बत, ये सब मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर रहे थे। मेरी सांसें रख रख कर चल रही थीं। आंटी की खुशबू मेरे दिल व दिमाग को बेकाबू कर रही थी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अल्फाज खत्म हो गए थे। वक्त ठहर सा गया था। हम दोनों एक दूसरे की ओर करीब आ गए। अब हमारे बीच कोई फासला नहीं रहा था। इस लम्हे मैंने सोचा कि शायद यही वो मोड़ है जहां सब बदलने वाला है। लेकिन यह भी सच था कि अभी सब कुछ आगाज पर था। आंटी ने सर उठाया, मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, यासिर, तुम्हें पता है, जिंदगी कभी कभी अजीब फैसले करवाती है। मैंने सिर्फ उनकी आंखों में देखा और कहा, शायद यही वो फैसला है। आंटी, कमरे में खामोशी छा गई। पंखे की हल्की हुआ और बाहर की खामोशी रात को गवाह थी कि हम दोनों एक ऐसे सफर पर कदम रखने जा रहे थे जिससे वापसी आसान न थी। नीलम आंटी की आंखों में वो चमक अब भी मौजूद थी, जो वहस्की और तन्हाई के मिले जले उस रात से पैदा हुई थी। उनका चेहरा मेरे करीब था और मेरे दिल की धड़कन तेज। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे परख रही हूं, जांच रही हूं कि मैं कहां तक उनके साथ चल सकता हूं। कमरे की खामोशी में अचानक उन्होंने मेरा हाथ जोर से थाम लिया। इनकी अंगुलियों की सख्ती और लर्जिश ने मेरे जिस्म में एक लहर दौड़ा दी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज हल्क ही में उटक गए। आंटी ने धीरे से कहा, यासिर, तुम्हें लगता है मैं बड़ी औरत हूं? मैं चौंका।
उनके लहजे में खौफ भी था और एक अजीब सा एतमाद भी। मैंने उनकी आंखों में